सरकारी फॉर्म ये शब्द सुनते ही अक्सर बोरियत और उलझन सी महसूस होती है ना। लंबे लंबे कॉलम्स, मुश्किल भाषा और हमेशा ये डर कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत के वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमारे लोकतंत्र के कुछ सबसे बड़े राज छिपे हैं। आज हमारे पास कोई आर्टिकल या रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग के एक फॉर्म को भरने के तरीके समझाने वाली एक अकेली तस्वीर है। तो आज हमारा मिशन है इस साधारण से दिखने वाले कागज के जासूस बनना, इसकी लिखावट के पीछे की कहानी को समझना, इसके हर कॉलम के क्यों को खोजना। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक नक्शा है जो बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने एक एक नागरिक की गिनती कैसे करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जासूसी का काम वाकई मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये फॉर्म्स, जिन्हें हम अक्सर बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल समझते हैं, असल में लोकतंत्र की मशीनरी के सबसे जरूरी पुर्जे हैं। पहली नजर में तो ये सिर्फ नाम पता भरने की कवायद लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर निर्देश, हर कॉलम के पीछे दशकों का अनुभव, तकनीकी सोच और एक कानूनी ढांचा छिपा है। आज हम उसी छिपी हुई कहानी को ही परत दर परत खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं। फॉर्म का पहला हिस्सा काफी सीधा साधा है। नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और फिर आता है आधार नंबर, जिसके आगे ब्रैकेट में वैकल्पिक यानी ऑप्शनल लिखा है। ये अपने आप में एक छोटी लेकिन जरूरी बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऑप्शनल शब्द यह एक बड़े नीतिगत फैसले को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद यह तय हुआ कि आधार को हर चीज के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता, और ये फॉर्म उस फैसले का सम्मान कर रहा है। यह दिखाता है कि सिस्टम कानून के दायरे में काम कर रहा है। लेकिन असली पहेली इसके ठीक बाद शुरू होती है। हाँ, अब आता है परिवार का विवरण, माता पिता या जीवन साथी का नाम, और सिर्फ नाम नहीं, उनका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर भी मांगा गया है। यहीं पर मेरा दिमाग चकराता है। मान लीजिए मैं एक नया वोटर हूँ, मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना आईडी प्रूफ है, तो फिर सिस्टम मेरे माता पिता या जीवन साथी के वोटर आईडी कार्ड में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? ये सिर्फ पता कंफर्म करने से तो कहीं ज्यादा गहरी बात लग रही है। ये एक शानदार सवाल है, और इसका जवाब भारतीय सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के दिल में उतरता है। देखिए, पश्चिम के कई देशों में पहचान पूरी तरह से इंडिविजुअलिस्टिक होती है, लेकिन भारत में क्या है ना, पहचान अक्सर परिवार और समुदाय से जुड़ी होती है। ये सिस्टम उसी सामाजिक सच्चाई का इस्तेमाल कर रहा है एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती को हल करने के लिए। और वो चुनौती क्या है? दोहराव और फर्जी वोटर। सोचिए, भारत में करोड़ों लोग हैं जो पढ़ाई या काम के लिए अपना शहर बदलते हैं। एक नौजवान दिल्ली में पढ़ रहा है और अपने गांव, मान लीजिए पटना में भी उसका नाम लिस्ट में है। अच्छा। अगर एक ही व्यक्ति का नाम दो जगहों के वोटर लिस्ट में हो, तो ये लोकतंत्र की बुनियाद के लिए एक बड़ा खतरा है। ये छोटा सा कॉलम जिसमें आपके पिता या जीवन साथी का एपिक नंबर मांगा जाता है, उसी बड़ी समस्या को जमीनी स्तर पर रोकने की पहली दीवार है। मतलब? जैसे ही मैं अपने पिता का एपिक नंबर डालती हूँ, सिस्टम तुरंत उसे वेरीफाई कर सकता है। उन्हें पता चल जाएगा कि ये एक असली परिवार है जो एक खास पते पर रजिस्टर्ड है। ये एक तरह का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। बिल्कुल, ये एक अदृश्य धागे की तरह पूरे परिवार को एक पोलिंग बूथ से जोड़ देता है। इससे न सिर्फ फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकना आसान होता है, बल्कि एक ही परिवार के लोगों को आसपास के या एक ही पोलिंग बूथ पर वोट डालने में भी मदद मिलती है। ये डेटा मैनेजमेंट का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो तकनीक को भारतीय पारिवारिक संरचना के साथ जोड़ता है। लेकिन क्या इससे प्राइवेसी को लेकर कोई चिंता नहीं बढ़ती कि मेरी पहचान साबित करने के लिए मेरे परिवार की जानकारी देना जरूरी क्यों है? क्या सिस्टम को सिर्फ मेरे दस्तावेजों पर भरोसा नहीं है? ये एक जायज चिंता है और इस पर हमेशा बहस होती है। लेकिन यहाँ सिस्टम एक व्यक्ति की प्राइवेसी और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मकसद आपकी निजी जिंदगी में झांकना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि हर वोट असली और सही हो। और चूंकि यह जानकारी पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद वोटर लिस्ट का हिस्सा है, इसलिए इसे एक बड़े प्राइवेसी उल्लंघन के तौर पर नहीं देखा जाता। या ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। अच्छा, तो परिवार के जरिए पहचान पक्की करने की बात तो समझ में आई। ये सिस्टम को मजबूत बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसके ठीक नीचे जो लिखा है उसने तो मेरा सर ही घुमा दिया। पिछले एसआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये एसआर क्या चीज है? और फिर दो कॉलम है। एक कहता है यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, और दूसरा कहता है यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। ये 2003 की तारीख का क्या चक्कर है?
ऐसा लगता है जैसे हम कोई टाइम मशीन में बैठकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हाँ, ये टाइम मशीन वाली बात मजेदार है और आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ये फॉर्म का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। सबसे पहले एसआर का मतलब है स्पेशल रिवीजन। चुनाव आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट और ठीक करने के लिए एक खास मुहिम चलाता है, जिसे स्पेशल रिवीजन कहते हैं। तो फॉर्म असल में पुरानी अपडेटेड लिस्ट का हवाला दे रहा है। और 2003 ही क्यों? कोई और साल क्यों नहीं? 2000 या 2005 क्यों नहीं? ये $1 मिलियन का सवाल है। ये तस्वीर या सोर्स हमें सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देता, लेकिन हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। 2003 शायद वो साल था जब वोटर लिस्ट को लेकर कोई बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी बदलाव हुआ होगा। हो सकता है उस साल पहली बार वोटर लिस्ट को पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया गया हो, या फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड को बड़े पैमाने पर लागू किया गया हो। उस साल की वोटर लिस्ट एक तरह से सिस्टम के लिए फाउंडेशनल रोल या एक ऐतिहासिक बेंचमार्क बन गई। वाह, एक ऐसी पक्की बुनियाद जिस पर आज की लिस्ट खड़ी है। तो ये तो एक तरह से सरकारी सिस्टम की पुरानी फाइलों में खुदाई करने जैसा है। फॉर्म का ये छोटा सा हिस्सा हमें 20 साल पुराने किसी बड़े प्रशासनिक सुधार की कहानी बता रहा है, जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। बिल्कुल। और अब देखिए ये कैसे काम करता है। अगर आपका जन्म भी 2003 के बाद हुआ है, तो जाहिर है आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा। सही बात है। ऐसे में फॉर्म कहता है कि आप अपने माता पिता के 2003 के विवरण का इस्तेमाल करें। यहां फिर से वही परिवार वाला लॉजिक काम कर रहा है। ये पहचान को वंश के जरिए स्थापित कर रहा है। सिस्टम कह रहा है ठीक है, आप 2003 में नहीं थे, लेकिन अगर आपके माता पिता उस वेरीफाइड लिस्ट में थे, तो हम आपको उस बुनियाद से जोड़ सकते हैं। एक मिनट, मैं ये हिस्सा ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरी नागरिकता और पहचान मेरे माता पिता के लगभग 20 साल पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है। ये तो बहुत अजीब बात है। आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ मेरे पास अपने बायोमेट्रिक्स और सारे दस्तावेज हैं, वहाँ भी सिस्टम एक पुराने कागजी रिकॉर्ड पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सिस्टम की मजबूती को दिखाता है। डिजिटल रिकॉर्ड्स में हेरफेर हो सकता है, लेकिन एक पुरानी स्थापित और बार बार जांची गई लिस्ट में किसी का नाम होना एक बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। और देखिए, फॉर्म के नीचे लाल स्याही में हाथ से क्या लिखा है? इस फॉर्म के साथ 2003 की लिस्ट का पेज भाग संख्या सहित जरूर लगाएं। अच्छा, हाँ। ये सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहा, ये उस ऐतिहासिक संबंध का भौतिक प्रमाण, एक हार्ड कॉपी एविडेंस मांग रहा है। कमाल है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया एक पुल बनाने जैसी है, जो आपके आज के डिजिटल अस्तित्व को 20 साल पुराने एक भौतिक दस्तावेज से जोड़ती है। ये दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया कितनी गंभीर है। ये सिर्फ डेटा एंट्री नहीं है। सटीक कहा। ये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर एक नागरिक अधिकार को स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये सुनिश्चित करता है कि हर नया नाम किसी पुराने सत्यापित रिकॉर्ड से जुड़ा हो, जिससे पूरी मतदाता सूची की प्रामाणिकता और पवित्रता बनी रहे। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जहां हर नई कड़ी एक पुरानी मजबूत कड़ी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो हमने पहचान की पहेली सुलझा ली, 2003 की टाइम मशीन का राज भी समझ लिया। अब फॉर्म के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो है घोषणा पत्र, ये डिक्लेरेशन। इसमें 3 बिंदु हैं। पहला, मैं भारत की नागरिक हूँ। दूसरा, मैं दिए गए पते पर रहती हूँ। और तीसरा, मेरा नाम किसी और वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। ये तो मतलब हर सरकारी फॉर्म में होता है, इसमें क्या खास है? ये दिखने में मानक लग सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर यह फॉर्म का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इन 3 बिंदुओं पर सहमति जताकर आवेदक सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, वो एक कानूनी शपथ ले रहा है। यहीं पर यह फॉर्म एक जानकारी वाले दस्तावेज से एक शपथ पत्र या एफिडेविट में बदल जाता है। मतलब अगर कोई इन मामलों में गलत जानकारी देता है, तो उस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सिर्फ एक डराने वाली लाइन नहीं है, इसका सच में कोई वजन है। बिल्कुल, इसका बहुत वजन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए गलत जानकारी देना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल भी हो सकती है। ओहो। तो जब कोई इन बिंदुओं पर सहमति देता है, तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। ये नागरिक और राज्य के बीच एक विश्वास का अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। हाँ, और ये कितना दिलचस्प है कि ये अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट एक टिक बॉक्स के जरिए साइन हो रहा है। हमारी डिजिटल दुनिया में हम हर रोज दर्जनों बार आई एग्री पर क्लिक करते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ
इस कागज पर उस एक टिक का वजन बहुत ज्यादा है। ये आपको आपके नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये उस टिक के महत्व को वापस लाता है। राज्य आपको वोट देने का अधिकार दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा अधिकार है, और बदले में नागरिक यह घोषणा कर रहा है कि वो इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी शर्तों को ईमानदारी से पूरा करता है। इस घोषणा का उल्लंघन करना उस भरोसे को तोड़ना है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। एक और बात जो मेरा ध्यान खींच रही है वो है फॉर्म पर लाल स्याही में हाथ से लिखे गए निर्देश, जैसे यहाँ वोटर की पैदाइश की तारीख भरें, यहाँ वोटर का आधार संख्या भरें। एक तरफ इतना जटिल कानूनी और ऐतिहासिक दस्तावेज है और दूसरी तरफ किसी ने इसे आम इंसान के लिए आसान बनाने की कोशिश की है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। ये दिखाता है कि इस जटिल प्रक्रिया को ऑफिसर ने आम लोगों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया है। ये वो लोग होते हैं जो आपके इलाके में घर घर जाकर वोटर लिस्ट को वेरीफाई करते हैं, तो वे जानते हैं कि लोगों को कहाँ दिक्कत आती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार वोटर कार्ड बनवाने की कोशिश की थी, तब ये फॉर्म हाथ से भरा जाता था और अगर एक भी गलती हो गई तो पूरा फॉर्म दोबारा भरो। आज भी ये हाथ से लिखे निर्देश उसी दौर की याद दिलाते हैं। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक बड़ा मजेदार मिक्स है जो आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिलता है। एक तरफ सिस्टम के सख्त नियम है और दूसरी तरफ उसे लागू करने का एक मानवीय जुगाड़ वाला तरीका। हाँ, ये भारतीय व्यवस्था की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना भी जटिल क्यों ना हो, आखिर में उसे इंसानों के लिए ही काम करना है। तो एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझाने वाले एक साधारण से दस्तावेज ने हमें कितनी गहरी बातें बताई। जी। प्रशासनिक इतिहास की परतें, जैसे 2003 का नियम, डेटा मैनेजमेंट की स्मार्ट रणनीतियां, जैसे परिवार के एपिक को जोड़ना, और एक नागरिक के कानूनी कर्तव्य जी, जो एक छोटे से टिक बॉक्स में छिपे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाकई एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये दिखाता है कि एक सरकारी दस्तावेज भी कितना कुछ बता सकता है अगर हम उसे सही सवालों के साथ देखें। यह हमें समझाता है कि एक राष्ट्र अपने नागरिकों की पहचान कैसे करता है, उन्हें कैसे सत्यापित करता है और उन्हें कैसे सूचीबद्ध करता है ताकि वे सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। हर कॉलम का एक तर्क है, हर निर्देश का एक इतिहास है। ये पहचान वंश और निवास के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाता है जो भारतीय मतदान प्रणाली की नींव है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या भरना है, बल्कि ये भी बताता है कि सिस्टम क्यों और कैसे सोचता है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। ये इस पूरी जटिल प्रक्रिया से शुरू होता है। जब आप इस फॉर्म को समझते हैं तो आप सिस्टम को समझते हैं। बिल्कुल। और अब मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये फॉर्म अपनी सारी जटिलताओं के बावजूद दस्तावेज भरने की प्रक्रिया को मानकीकृत और सरल बनाने का एक प्रयास है। सोचने वाली बात यह है, आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम एक क्लिक में सब कुछ कर लेना चाहते हैं, क्या इस जैसी भौतिक प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाया जा सकता है? या क्या इस कागजी प्रक्रिया में कोई ऐसी अंतर्निहित सुरक्षा और निश्चितता है जिसे हम तकनीकी युग में खोने का जोखिम नहीं उठा सकते? क्या एक ऐप इन सभी परतों को, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पारिवारिक संबंध और कानूनी घोषणाओं को उतनी ही गंभीरता से पकड़ सकता है जितनी ये कागज का टुकड़ा है?